कास्टिंग प्रोसेस हमारे इंडस्ट्री में करीबन समझ लीजिए 15-20 सालों में ही पहले से ही ये इंट्रोड्यूस एक फॉर्मल तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ है। पहले अगर आप आज से 30-40 साल पहले देखें या उससे भी पहले अगर आप जाएं तो कास्टिंग नॉर्मल तरीक अमूमन तौर पे तो या तो फिर कोई जान पहचान के डायरेक्टर के जान पहचान के लोग होते थे जो जो डायरेक्टर और लेखक लिखते हुए ही उन लोगों के बारे में ध्यान या दिमाग में रख के लिख देते थे, या फिर जिसके साथ आपके सोशल क्या कहते हैं ताल्लुक अच्छे थे, तो अगर जैसे कैरेक्टर एक्टर्स होते थे या इर्द गिर्द के पेरिफेरल एक्टर्स होते थे, उनको उसी सोशल रिलेशनशिप के बेसिस पे कास्ट किया जाता था। नॉट सो मच टू डू विद क्या ये कैरेक्टर को सूट करेगा, वो बात धीरे धीरे क्योंकि वो उन लोगों के ऑलरेडी डायरेक्टर या राइटर की एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप थी एक्टर के साथ, तो फिर वो उसी बेसिस पे उनको समझा भी देते थे कि ऐसा ऐसा कुछ करना है। बट आज जाके वो काफ़ी हद तक स्ट्रीमलाइन हुई है, और हॉलीवुड में तो खैर बहुत सालों से स्ट्रीमलाइन रही है, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो उनकी फिल्मों में जो एक्टर्स को चुना जाता है वो उस कहानी से इतने जुड़े हुए लगते हैं, क्योंकि उन सब चीज़ों पे एक बहुत ही साइंटिफिक तरीके से सोचा गया है। तो आज हमारी इंडस्ट्री में भी एक बहुत ही स्ट्रीमलाइन तरीके से कास्टिंग को देखा जा रहा है और उसको तवज्जो भी उसी तरीके से दी जा रही है। हॉलीवुड में ये बहुत सालों से चलता रहा है। एक बहुत ऑर्गेनिक प्रोसेस होता है जब एक राइटर एक कहानी लिखता है या लिखती हैं, तो उस कहानी में वो एक्चुअली लिखते लिखते उस कहानी की सर्कमस्टेंसेस, उस कहानी में कौन कौन पात्र होंगे, कैरेक्टर्स होंगे, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक कहानी लिखी जाती है। फिर वो कहानी जाकर किसी प्रोड्यूसर को या डायरेक्टर को सुनाई जाती है। फिर वो जब उस कहानी में उस प्रोड्यूसर या एक डायरेक्टर को लगता है कि हाँ ये कहानी बताने लायक है, बनाने लायक है, तो फिर उसके बाद वो प्रोसेस शुरू होता है कि अच्छा इस जिस तरीके से आपकी ये कहानी है इसमें सूट कौन करेगा, सबसे बेस्ट एज एन एक्टर कौन सूट करेगा। तो लेखक के दिमाग में भी 2-3 ऑप्शंस रहते हैं हमेशा, जो मौजूदा एक्टर्स में से ही होते हैं। और फिर जब डायरेक्टर उसे पढ़ता है या प्रोड्यूसर उसे पढ़ता है तो फिर उनका एक और उस कहानी का एक अलग ऑब्जेक्टिविटी निकल के आती है। एक लेखक ने तो लिखते हुए, क्योंकि वो उस चीज़ से जुड़े हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली जुड़े हुए होने के कारण से किसी एक्टर या एक्ट्रेस की हीरोइन की का नाम सोचा होगा। बट जब वो एक और तीसरा जना उस चीज़ को पढ़ता है तो शायद उसकी अप्रोच थोड़ी सी फ्रेश हो जाती है। तो फ्रेश अप्रोच की वजह से उसके पास ऑप्शंस और निकल के आ जाते हैं। तो जब वो ऑप्शंस 3-4 लोग इकट्ठा होकर उन ऑप्शंस पे क्या कहते हैं डिस्कस करते हैं, और उन ऑप्शंस में से फिर देखा जाता है कि सबसे बेस्ट कौन इस चीज़ को क्या कहते हैं सूट करेगा, और उस हिसाब से फिर उस एक्टर को अप्रोच किया जाता है। अब कई बार ऐसे भी हुआ है, जैसे अगर आप मुन्ना भाई एमबीबीएस नाम की अगर आप फिल्म देखें, तो ओरिजिनली जब ये राजकुमार हिरानी साहब की पहली फिल्म थी। आप लोगों ने शायद उनके ज़रिए भी ये शायद कहानी सुनी हो, मगर जिन्होंने ना सुनी हो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि राजकुमार हिरानी सबसे पहले शाहरुख खान के पास ये फिल्म लेके गए थे, और शाहरुख खान को फिल्म किसी वजह से वो उस टाइम पे किसी और चीज़ में बिजी थे तो वो नहीं कर पाए। फिर वो 2-3 और एक्टर्स के पास गए। कई कई एक्टर्स के पास जाने के बाद एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गए थे राजू हिरानी साहब की उनको उनका मेन कैरेक्टर ही नहीं मिल पा रहा था, और ऑडिशंस वो बाकी एक्टर्स के लिए, बाकी कैरेक्टर्स के लिए ऑडिशन ले रहे थे। एज अ लास्ट ऑप्शन उन्होंने जिमी शेरगिल को एज मुन्ना भाई एमबीबीएस प्ले करने के लिए ऑलमोस्ट समझ लीजिए डिसाइड कर चुके थे। और जहीर नाम का एक कैरेक्टर है हॉस्पिटल में, उस कैरेक्टर के लिए संजय दत्त उन दिनों में
विधु विनोद चोपड़ा जो उसी फिल्म के प्रोड्यूसर थे, उनकी एक और फिल्म कर रहे थे। तो जब वो कर रहे थे तो संजय दत्त की उनके साथ ताल्लुक हो गए थे, वर्किंग रिलेशनशिप बन चुका था। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया संजय दत्त को ज़हीर का एक कैरेक्टर नाम के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन देने। जब उन्होंने वो ऑडिशन दिया तो वो ऑडिशन देखने के बाद उनको लगा कि एक बार संजय दत्त से मेन कैरेक्टर का भी ऑडिशन लेना चाहिए। और जब उन्होंने मेन कैरेक्टर का ऑडिशन लिया संजय दत्त के साथ, तो फिर उसके बाद फिर सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज उन्हें देख के ही ऐसा लगा कि अगर कोई कैरेक्टर एक्टर इस फिल्म के लिए बना था, इस कहानी के लिए बना था, तो संजय दत्त के सिवा हो ही नहीं सकता। तो ये जैसे कहते हैं बाय डिफॉल्ट कास्टिंग हुई। कमिंग बैक टू रेगुलर कास्टिंग, सो इन टर्म्स ऑफ फॉर अ न्यू एक्टर, एन अपकमिंग एक्टर, सी मोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल एक्टर्स जो होते हैं, वो एक कहानी के जो मेन जैसे किरदार आपके हैं, वो तो मोर और लेस डायरेक्टर्स और राइटर्स और प्रोड्यूसर्स मिलके उन लोगों को चुनने में ज़्यादा उनको प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि दे वुड narrow down on a few actors who they feel could play that character, and of course develop depending on the availability of the actors, those people are decided. But एक कहानी में principal characters के अलावा कई ऐसे एक्टर्स भी कैरेक्टर्स होते हैं जिनको कास्ट करने की जरूरत पड़ती है। अब वो एज अ कास्टिंग डायरेक्टर, वो जब कास्टिंग डायरेक्टर उस स्क्रिप्ट का हिस्सा बनता है, उस कहानी को पढ़ता है, उस राइटर के साथ बैठ के समझने की कोशिश करता है कि ये जो बाकी कैरेक्टर्स हैं किस तरीके के हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी वांट क्या है, उनकी नीड्स क्या है, इस कहानी में वो किस तरीके से उस कहानी को क्या आगे लेके जा रहे हैं, मेन कैरेक्टर्स के साथ उनके क्या रिश्ते हैं। तो कमिंग बैक टू आवर बेसिक्स ऑफ एक्टिंग, द 5 Ws, I think a casting director also needs to know the 5 Ws of the script to be able to cast the correct actor for that role. तो यही सारी चीज़ें कि वो जो ये कैरेक्टर है वो कौन है, क्या करता है, उसका प्रिंसिपल कैरेक्टर के साथ क्या रिश्ता है, ये दोनों कहाँ मिले थे या इन स्क्रिप्ट में, या ये दोनों एक दूसरे से कहाँ मिलने वाले हैं, ये सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखते हैं स्क्रिप्ट में। ऑफ कोर्स ये सारे जवाब उनको मिल जाएंगे, कास्टिंग डायरेक्टर को भी ये सारे जवाब मिल जाएंगे। और जब ये सारे मिल जाते हैं तो फिर वो सबसे पहले तो राइटर से ये भी पूछते हैं कि वो दिखता कैसा है ये एक्टर, ये कैरेक्टर आपका है तो उसकी उम्र क्या है, कहाँ रहता है, क्या वो एक छोटे शहर का है या बड़े शहर का है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, अगर हीरो का दोस्त है तो कब से दोस्त है, कॉलेज का दोस्त है, लंगोटिया दोस्त है, किस तरीके का दोस्त है, इसकी ज़िंदगी में इन दोनों की ज़िंदगी एक दूसरे के साथ कितनी बिताई है इन्होंने। तो वो सारी चीज़ें भी, हालात, सर्कमस्टेंसेस, इतनी सारी चीज़ें हैं जो एक कास्टिंग डायरेक्टर को ध्यान में रखना पड़ता है। उस कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए फिर वो कास्टिंग की ओर बढ़ते हैं। और तब जाके जब एक कास्टिंग डायरेक्टर, सपोज कहने के लिए अगर आपके फिल्म में 10 ऐसे और छोटे किरदार हैं जिनको उन्होंने कास्ट करना है, तो यही प्रोसेस उन 10 किरदारों को ध्यान में रखते हुए, हो सकता है कि कोई एक मेन प्रिंसिपल का एक्टर का मामा हो या फादर प्ले कर रहे हो, तो उस हिसाब से उस कैरेक्टर की एज को भी ध्यान में रखते हुए कास्टिंग ऑटोमेटिकली और एक दिशा मिल जाती है कास्टिंग डायरेक्टर को उस तरीके के एक्टर्स चुनने के लिए। ये तो बात हुई एक कास्टिंग डायरेक्टर को कि वो कैसे एक एक्टर को चुनता है। अब कई तरीके आजकल सुनने में आते हैं कि बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि जी हमारी कास्टिंग डायरेक्टर के साथ जान पहचान है, हम आपको कास्ट करा देंगे, हम किसी तरीके से आपकी बात करा देंगे। ये सारी चीज़ें जो है ना, जब अगर आप एक फिल्म को सच्चाई से बनाने वाली जब बात आती है, तो ये रिश्ते, ये मैं करा दूंगा, मेरी जान पहचान है, ये सारे कुछ मायने नहीं रखते। कास्टिंग डायरेक्टर एक होल एंड सोल अथॉरिटी नहीं होता है किसी को चुनने पे। कास्टिंग डायरेक्टर को भी प्रोड्यूसर, एक प्रोडक्शन हाउस या एक प्रोड्यूसर ने जिम्मा दिया है
मगर फाइनल कॉल वो कास्टिंग डायरेक्टर की नहीं होती है। हाँ ठीक है, कास्टिंग डायरेक्टर को बोला होगा कि 2 या 3 ऑप्शन लेके आइए, कोई एक जना नहीं होता है जो इस डिसीजन को लेता है। एक टीम होती है और उस टीम की जनरल कंसेंसस को ध्यान में रखते हुए ही कास्टिंग प्रोसेस होती है। द एक्टर हैज़ टू हैव एबिलिटी, एक एक्टर में काबिलियत होनी बहुत ज़रूरी है, मगर काबिलियत के साथ साथ अगर आप उस कैरेक्टर को फिजिकली सूट ही नहीं कर पा रहे हैं तो किस बेसिस पे आपको कास्ट किया जाएगा, भले ही आप अच्छा एक्टर हो। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि अपने आप को एक पुख्ता एक्टर, काबिल एक्टर बनाइए।